आपका जो एक मुश्किल वक़्त गुज़रा था 2014 में, उसमें से क्या लेसन्स हैं या क्या मैसेज है आप किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जो इस वक़्त फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुज़र जो रहा मैंने एस्टिमेट लगाया हुआ था कि इतने प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो थिंग्स मैंने प्लान की हुई थी वो उस तरह नहीं हो सकी। और आप बिलीव करेंगे कि वो 6 मंथ के अंदर सारा बिजनेस जो था वो वाइंड अप हो गया। कभी भी अपने जो फेलियर्स हैं उनसे घबराएं ना, बल्कि उनको एवेल्युएट करें, और जो अगर आपकी कोई ड्रीम है तो उसको उसी तरह परस्यू करें। हमारे मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी हो सकता है सुबह उनको आज मैसेज मिल गया हो कि कल से आप ऑफ़िस ना और आएँ। आप बिलीव करेंगे कि जब 2019 में कोविड स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त मैंने अपनी कंपनी जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट की। घर के लिए, खाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, इवन शादी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जेब में पैसे या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे भाई कामरान गिल साहब, हु इज़ द ओनर ऑफ जेनिथ इनोवेशंस। आप सीईओ हैं। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने सैटरडे वाले दिन टाइम निकाला हमारे लिए। और आई थिंक एक बहुत ही हम दिलचस्प टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हाउ टू डील विद फाइनेंशियल स्ट्रेस जब किसी की जेब में, किसी की भी जेब में पैसे ज़रा कम होते हैं या आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े से स्क्वीज़ हो जाते हैं। हम्म। और उसकी वजह से जो स्ट्रेस आप फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साथ आपने डील किस तरह से करना है? थैंक यू फाइज फॉर हैविंग मी। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उस पर बात नहीं होती, राइट। और बड़ी ज़रूरत है। हम बहुत सी इररेलेवेंट टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं कि जी मुल्क में ये हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उस पर हम ज़्यादा बात पसंद करते हैं। लेकिन जो पैसा है जिससे हमने अपने डेली ज़िंदगी गुजारनी है उस पे हम बहुत कम बात करते हैं। और बड़ी मुझे खुशी हुई है कि मैं इस टॉपिक पे आज आपसे जो है ये इस पे हम बात कर सकें। जी। आपने क्या नौकरी से शुरुआत की अपनी करियर की या आप डायरेक्टली बिज़नेस में चले गए? अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था जॉब से। ओके। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो बड़ी ज़रूरी थी। और जॉब इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आप उसके अंदर सीखते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको कंपनी किस तरह ऑपरेट करती है। डिसिप्लिन। हाँ जी, डिसिप्लिन, आपको टीम में किस तरह वर्क करना है। जी हाँ। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जॉब से स्टार्ट करें, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आप एक हुँ, कंपनी करती है वो अगर आप कहें कि जी मैं डायरेक्ट बिजनेस में आ जाऊं हुँ, तो आप वो चीज़ें नहीं सीख सकते। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप मतलब कि जॉब करें जहाँ पे आपके बहुत से आपसे क्वालिफाइड और एक टीम वर्क आप जो है ना वो सीखते हैं। तो मैंने इसी तरह स्टार्ट किया, जॉब से स्टार्ट किया, और मैंने 3 साल तक जो है एक इंटर्नी के उसमें मैं कंपनी में आया था। और लास्ट टाइम जब मैंने अपनी 3 इयर्स के एंड पे था तो उस वक्त मैं एक टीम लीड था जिसमें मैं एक टीम को मैनेज कर रहा था। राइट। और उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टार्ट की फ्रीलांसिंग की जर्नी। हमारी जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मेरे साथ जब आपकी एक वो प्रोफ़ाइल शेयर की, तो उसमें आपने शायद इस चीज़ का भी ज़िक्र किया कि 2014 में आपके बिज़नेस के कुछ चैलेंजेस रहे और उसमें से कुछ आपको टाइम लगा अपने बिज़नेस को उसमें से निकालने के लिए। तो वो चैलेंजेस क्या थे? पहले तो मेरा पहला सवाल ये है, और दूसरा कि उन चैलेंजेस की वजह से आप पे असर क्या हुआ? अच्छा, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मतलब अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किए हुए मुझे 2-3 साल हो चुके थे। और 2014 में जब मैंने किया तो बड़ी हाई होप्स के साथ मैंने जो था ना वो बिज़नेस स्टार्ट किया था। राइट। और लेकिन क्या हुआ कि वो बिज़नेस इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। और आप बिलीव करेंगे कि वो 6 मंथ के अंदर सारा बिज़नेस जो था वो वाइंड अप हो गया। यानी कि अच्छा। ये था कि जो मैंने एस्टिमेट लगाया हुआ था कि इतने प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो थिंग्स मैंने प्लान की हुई थी वो उस तरह नहीं हो सकी। ओके। तो हम उसके बारे में ये देखें कि इसमें से सबसे पहले हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं शायद पूरा नहीं आ रहा। एक तो हम ये देख सकते हैं कि आप उसके लिए आपने प्रिपरेशन नहीं अच्छी की, ठीक है, आप गलत टाइम पे मार्केट में एंटर हुए। हुँ, और फिर पर्सनल लेवल पे भी आपको बड़ा ज़रूरत है कि आप ये देखें कि
इसके अंदर खुदा की क्या मर्ज़ी है, क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल। और मैंने उनके अंदर जो चीज़ें देखी वो यही थी कि सम टाइम आप दुनिया को प्रूव करने के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी मैं बहुत मतलब कर सकता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ का आपको बहुत ज़्यादा होता है कि जी अपनी एबिलिटीज़ पे। और सम टाइम इसके अंदर आपके अंदर जो है वो प्राउडनेस का जो एलिमेंट है ना वो आ सकता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये जो आपने बहुत अच्छा लगा मुझे आपने प्राइड की बात की है। इट्स वेरी, एक तो आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ ये बात बताई है, और बहुत लोग छुपाते हैं इस चीज़ को, हम्म। अपनी जो खामियां होती हैं छुपाते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये शेयर किया। इट इट टेक्स अ ब्रेव मैन टू डू दिस। आपने ख़त्म कैसे किया इस प्राइड को? आई थिंक उस सारे तजर्बे में से मैं समझता हूँ कि जब खुदा ने मुझे उस सारे तजर्बे में से गुजारा, राइट। तो उसमें से रिफ़्लेक्ट बैक करने का टाइम मुझे ज़रूर मिला, और उसमें से मैंने अपनी एवेल्यूएशन ज़रूर की, और सेल्फ एवेल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम्म। और उस वक्त मैंने यही एवेल्यूएट किया कि मुझे इन चीज़ों पे वर्क करना है। और सम टाइम आप क्या होते हैं कि आप अकेले करना चाहते हैं, आप में बड़ा एनर्जी होती है और आप कहते हैं कि जी मैं अपने एबिलिटीज़ से सारी चीज़ें जो है ना वो अचीव कर सकता हूँ। तो ये बड़ा एक मेरे लिए वहाँ पे एक पॉइंट था कि हम सारी चीज़ें अपनी एबिलिटीज़ पे नहीं कर सकते, और हमें ज़रूरत होती है उस वक़्त एक सहारे की। और जो हमारा फ़ेथ है, वो हम्म। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो कनेक्ट हो। हमने बेसिकली क्या किया हुआ है कि हम जो खुदा है उसको हमने एक शायद एक जगह पे कर दिया, उसको हम अपनी जो बिज़नेस है उसके अंदर नहीं लेके आते। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं जो अब काम करूँ उसके अंदर जो पर्सनल लेवल पे हैं उन चीज़ों को देखूँ, और जो स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें हैं यानी जो फेथ से रिलेटेड है उन सारी चीज़ों को एवेल्यूएट करूँ, और यही मैंने एवेल्यूएशन की। और उसमें से फिर आगे जाके मुझे इसमें जो है वो एवेल्यूएशन की बेस पे मैं एक अच्छी पोजीशन पे आ सका। कामरान भाई, ये तो आपने बात की फ़ेथ की, और आप किस तरह से अपने ईमान को लेकर चल रहे हैं अपने बिज़नेस की जर्नी में। और यकीनन बहुत एक अहम हिस्सा है किसी की भी ज़िंदगी का, और जो हम काम करते हैं उसमें जो बरकत आती है वो ऊपर वाले की तरफ से आती है। व्हेन वी मेक गॉड अ पार्ट ऑफ व्हाटएवर इट इज़ दैट वी डू। उससे हट के, लेकिन अगर आप मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अदर स्टेप्स डिड यू टेक इन द लास्ट 10 years जिसकी वजह से आपकी बिजनेस ने ग्रो किया है? आई थिंक मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करना पड़ता है। राइट। सम टाइम आप ये होते हैं कि द स्किल्स यू नो आप सिर्फ उसी पे फोकस हो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि मार्केट के अंदर उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यू नीड टू फाइंड दोज गैप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि जब आप कोई भी बिज़नेस करें तो आप गैप फाइंड करें। अगर आपने वो बुक पढ़ी हो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, तो उसमें वो यही बताता है कि लाइक एक ब्लू ओशन होता है, एक रेड ओशन होता है। जो जो रेड ओशन है उसमें क्या है कि कंपटीशन है, बहुत से प्लेयर्स आ जाते हैं। तो आपने हमेशा ये होता है कि आप ब्लू ओशन की तरफ जाएं जहाँ पे कंपटीशन कम है, और आप उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया कि मार्केट के अंदर गैप्स जो है ना वो फाइंड आउट किए, और मैंने अपनी जो स्किल्स सेट था उसको मूव किया उस तरह की स्किल्स पे जहाँ पे मुझे ये लगा कि अभी कुछ ये नया काम शुरू हो रहा है। यानी कि मैं सीआरएम की साइड पे आ गया। पहले मैं सिर्फ एक डेवलपमेंट की साइड पे था, मतलब वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो मैं सीआरएम कंसल्टेंसी की साइड पे भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया, क्योंकि मुझे ये हुआ कि इसके अंदर गैप है। तो उस गैप के फाइंड करने की वजह से मुझे वहाँ पे, क्योंकि वो स्टार्ट हो रही थी सारी चीज़ें, तो वहाँ पे मुझे एक एज मिल गया, और उसी को मैंने आगे जो है ना कैपिटलाइज़ किया, और उसी पे मैंने अपनी क्लाइंट बेस और वो सारी चीज़ें बनाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप गैप्स फाइंड करें। कामरान भाई, 2014 में जब आपका बिजनेस डाउन हुआ, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड फेल, आई डोंट नो किस लेवल तक, तो ऑब्वियसली असर तो हुआ होगा आप पर, पर्सनली, मेंटली। उसके अलावा भी कुछ असर हुआ आपके रिलेशनशिप्स पे? और हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट टाइम? अच्छा, वो मेरे लिए बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम था। एक तरफ मैं मतलब एस्केप करना चाहता था। मैंने ये प्लान किया जी कि मैं दुबई चला जाता हूँ या बाहर मिडल ईस्ट में कहीं जॉब करता हूँ जाके। हम्म। लेकिन फिर भी उसमें मुझे कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल गए कि मैं उसको सस्टेन थोड़ा बहुत उसमें कर सका। और दूसरी तरफ ये था कि मैं अपनी ड्रीम पे भी गिव अप नहीं करना चाहता था। तो कुछ अरसे तो मेरा जो फर्नीचर था ऑफ़िस का वो सारा ऑफ़िस में ही पड़ा रहा, और उसको मैं रेंट देता रहा। लेकिन एक वक़्त आया ऐसा कि मैं उसका रेंट देने के भी काबिल नहीं रहा। तो उस वक़्त राइट। मैंने ये किया
कि मैंने वो जो फर्नीचर था वो उठा के एक कमरे में जो है अपने घर के वो रख लिया। अच्छा। और वो फर्नीचर आप बिलीव करेंगे कि अगले 5 साल तक वहीं पे पड़ा रहा। ऑफिस का क्या बना? ऑफिस क्लोज हो चुका था, राइट। तो वो फर्नीचर उधर ही था। और वो फर्नीचर जब भी मैं उसको देखता था वो मुझे यही रिमाइंड करता था कि जो मेरी ड्रीम है वो मुझे अलाइव रखती थी उसको देख के। लोग मुझे कहते थे कि भाई अब इसको आप बेच दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये था कि मैंने अपनी उस ड्रीम को जो है ना वो अलाइव रखा। आप निकले कैसे कामरान भाई उस सिचुएशन से? इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने फजल किया। जिस तरह मैंने बताया कि अपने आप पे वर्क किया, अपने आप को जो वीकनेसेस थी उन पे वर्क किया, तो खुदा का फजल आहिस्ता आहिस्ता हुआ। और उसी तरह खुदा ने प्रोजेक्ट्स देने शुरू किए और नए क्लाइंट्स के साथ। और जो मैं समझता हूँ कि जो आप प्रिंसिपल्स पे अपने जब काम को ले आते हैं, जो खुदा राइट। के प्रिंसिपल्स और जो खुदा ने आपको चीज़ें आपको मिलती हैं बाइबल में या इंटेग्रिटी के बारे में, जब आप उन पे रख के करते हैं तो फिर आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो आने शुरू हो जाती हैं। खुदा आपको रिस्टोर जो है ना उन सारी चीज़ों में करता है। और ऐसे ही हुआ कि खुदा ने उनमें रिस्टोरेशन दी। और आप बिलीव करेंगे कि जब 2019 में कोविड स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त मैंने अपनी कंपनी जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट की। अगर हम अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते रहें तो हमें हमेशा ये लगता है कि वो आगे हम पीछे हैं। हम्म। लेकिन अगर आप अपने से नीचे लोगों को देखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने ब्लेस हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स को जो मैं समझता हूँ ना कि काउंट करना शुरू करें और उसके लिए आप थैंकफुल होना शुरू करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपके अंदर चेंज लाएंगी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जो है ना चीज़ों को लेके चलें। और कभी भी अपने जो फेलियर्स हैं उनसे घबराएं ना, बल्कि उनको एवेल्युएट करें। और जो अगर आपकी कोई ड्रीम है तो उसको उसी तरह परस्यू करें और गिव अप आपने नहीं करना। अपनी जो भी ड्रीम है उस पर आप गिव अप ना करें। कामरान भाई आपने बात की है शुक्रगुजार होने की, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए, और वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए परेशान है कि वो उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे, उनका पेट कहाँ से भरेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जो कोई इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसकी क्या सोच होनी चाहिए? अच्छा, उसके अंदर भी हमें बड़ा ही शुक्रगुजार फिर भी होने की ज़रूरत है। अभी देखें हमारे पास कोविड गुजरा था, राइट। जहाँ हम घरों से बाहर नहीं निकल सक रहे थे, ठीक है? और हम सांस लेना भी लोगों के लिए था। हम्म। तो हम कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसमें हम थैंकफुल ना हो सकें। हम्म। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम थैंकफुल ना हो सकें। और जो शुक्रगुजारी का होना हमारी ज़िंदगी में वो खुदा की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें बाइबल में एग्जांपल मिलती है कि एक बूढ़ी औरत की थी, हम्म। जिसके बारे में जीसस बताते हैं कि बड़े लोग आके हैकल में आके चंदा वगैरह दे रहे होते हैं, हम्म। लेकिन उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ होती हैं, हम्म। तो वो वही डाल देती है। तो क्या होता है कि अब वो जीसस जो अपने शागिर्दों को बता रहे होते हैं कि इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हैं। ये इम्पोर्टेंट ये करता है कि उसके पीछे आपका जज़्बा क्या है। तो ये चीज़ है कि हमें छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी जो है ना वो शुक्रगुज़ारी हमारी लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये शुक्रगुज़ारी देते हैं तो वो खुदा की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब खुदा की नज़र में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है और जब आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक फ़ेवर का एलिमेंट है। जब आपको फ़ेवर मिलती है तो फिर आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा होती हैं। हम्म। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम शुक्रगुज़ारी करना सीखें। और ये भी है कि हम अपना कनेक्शन जो है फ़ेथ का वो बहुत जो है वो खुदा के साथ कनेक्ट करें। सम टाइम हम क्या करते हैं कि हमने बहुत से अपने लिए एक तरह के लोग बना लिए कि हम इस बंदे के पास जाएँगे तो शायद ये हमें कुछ हम्म। जो है ना इसमें से निकालेगा, ठीक है? तो इनको कहते हैं शिकस्ता हौज़ हमने खोद रखे हुए हैं अपने लिए, हम्म। कि इसमें से शायद हमें वो मिल जाएगा। लेकिन जी। हमें ज़रूरत है कि हम उस सोर्स के पास आएँ, जो हमें वाक़ई ही हमारी जो रूह है या हमारी जो ज़िंदगी है उसको वाक़ई वो जो है वो उसकी प्यास जो है वो बुझा सकता है। कामरान भाई आपकी बातों से जाहिर तो हो रहा है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू पुट इन, जिसकी बेसिस पे जाहिर है आपने बिजनेस अपना रीग्रो किया, रिस्टोर किया। लेकिन आपकी बातों से ये भी जाहिर हो रहा है कि योर फेथ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेस्टोरेशन ऑफ योर बिजनेस, और आपका जो फाइनेंशियल एक कुशन है या जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उस पर। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्कुल इसी तरह ही है कि हमें सिर्फ़ हार्ड वर्क को नहीं देखना,
बल्कि फ़ेथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बाइबल में काउंट करें, जो फ़ेथ का वर्ड है वो 300 टाइम्स से ज़्यादा आया है। वाओ। और उससे ऊपर नंबर 1 जो वर्ड है वो पीस का है, वो 400 समथिंग है। ये आज ही मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की थी। तो उसमें हमें पता चलता है कि फ़ेथ जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ़ेथ का मतलब है कि आपकी बेस क्या है। अब बेस की एग्जांपल हमें बाइबल में जीसस हमें एक स्टोरी बताते हैं, एक अक्लमंद आदमी की और एक बेवकूफ़ आदमी की। जो बेवकूफ़ आदमी है वो अपना जब घर बनाता है तो वो रेत पे बनाता है। और फिर क्या होता है कि बारिश आती है और आंधी और तूफ़ान आता है, तो उसका घर जो होता है वो गिर जाता है। लेकिन अक्लमंद आदमी जो है वो अपना घर चट्टान पे बनाता है। तो फिर बारिश आती है, आंधी आती है, लेकिन उसका घर नहीं गिरता। तो बेसिकली हमें अपना घर और जो हमारी जो चट्टान है वो यीशु मसीह खुद हैं। और हमें जब उनको अपनी हर काम में मतलब शामिल कर लेते हैं, तो फिर हमारी हमारी जो बेस है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। जिस तरह एक घर है, उसमें एक कॉर्नर स्टोन का कॉन्सेप्ट होता है। पुरानी बिल्डिंग्स जो थी उनमें एक था कि जी कॉर्नर स्टोन जो है उस पे वो बिल्डिंग खड़ी होती है, यानी कि सारी बिल्डिंग का जो वेट है वो उस पे आया होता है। तो वो उसको वेट को जो है ना वो बर्दाश्त करती है और बैलेंस करती है। तो इसी तरह हमारा जितना भी वेट है, जितनी भी हमारी बोझ हैं और हम्म। जितनी भी हमारी स्ट्रगल्स हैं, वो हमें जीसस पे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें बाइबल में ये एग्जांपल भी मिलती है। जीसस ने राइट। कहा कि ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने आज टाइम निकाला और इतनी गहराई में जाकर आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं पर्ल्स ऑफ विजडम, अपने एक्सपीरियंस से निकाल कर, स्पेशली जो 2014 में आपको एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा उससे रिलेटेड। तो यकीनन इस वक्त बहुत सारे हमारे इस एपिसोड के व्यूअर्स हैं जो आपकी बातों से कुछ सीख रहे होंगे, इंस्पायर हो रहे होंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे फॉर टुडेज एपिसोड ऑन डीलिंग विद फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर आज के टॉपिक के बारे में आप कोई सवाल हमारी टीम से या कामरान गिल साहब से करना चाहते हैं तो लाजमी एक कोई कमेंट छोड़ दें कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। गॉड ब्लेस और खुदा हाफिज़। थैंक यू।